मित्रों, राम राम। जय हिंद। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों देखिए, ऑल्दो मॉनसून सत्र चल रहा है, आप सब भी नजरे गड़ाए देखते होंगे। अगर मेरे जैसे तो कुछ खास ऐसा निकल कर आता है नहीं। हाँ, ये अवश्य हुआ कि आज वह जो सेवा अधिनियम को लेकर दिल्ली का विधेयक है, वह अमित शाह जी ने आज फ्लोर पर रखा, और जिसको लेकर बहुत हो हंगामा मचा। एक देयर वाज ए अप्रोर इन द हाउस, इवन यू कैन से दैट। अब ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अपना कैसे भी करके, मैं तो सही शब्दों में कहूँ लेमैन लैंग्वेज में, कि उल्लू सीधा करना है। तो उस दौरान जब कुछ चर्चा शुरू हुई और लोग मतलब एक एक सदस्य ने अपना अपना मत रखना शुरू किया, तो जो विपक्षी दल है वो अपना एक प्लाकार्ड लेकर इंडिया विद मणिपुर, इंडिया विद मणिपुर, जहां भी उनको ऐसा दिखता था कि शायद है कि यहाँ से भी अपने उस प्लाकार्ड को डिस्प्ले कर सकेंगे, जिधर भी कैमरा का मुंह होता था या जो भी स्पीकर होता था उसकी ओर ले जाकर वे खड़े हो जाते थे। तो वो मुझे कुछ थोड़ा सा वह गुदगुदाया भी। गुदगुदाया कैसे? क्योंकि जब हम लोग अपने स्कूल डेज की याद करते हैं, तो अक्सर ऐसे कुछ छोटी छोटी शैतानियां ही कह लीजिए टू ग्रैब अटेंशन, तो अटेंशन सीकर्स, तो जो हमारी क्लास टीचर्स हमें बुलाते थे, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स दोस हु आर अटेंशन सीकर्स, लाइक दैट। तो एक ऐसा हम लोगों को विश्लेषण मिल जाता था। तो कुछ आज ऐसे ही मैं विपक्षी खेमे के सदस्यों को देख रहा था कि वो प्लाकार्ड लेके इंडिया विथ मणिपुर, इंडिया विथ मणिपुर। यस, ऑफ कोर्स, इंडिया, भारत इज विथ मणिपुर। मणिपुर कभी भारत से बाहर जा ही नहीं सकता है। अगर उनको कुछ एक ऐसा गुमान होगा, हाँ शायद हो सकता है कि उनको अपना जो नया ग्रुप बनाया है उन्होंने, I.D.I.A. तो शायद है कि वे उसको डिस्प्ले करना चाह रहे थे, परंतु वे इंडिया दिखा रहे थे। तो ठीक है, अब जैसे उनकी अपनी सद्बुद्धि। उसके दूर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुणे में शरद पवार जी के साथ मंच साझा कर रहे थे, जहां पर उनके साथ में महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय श्री रमेश बैस जी और चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी सब साथी में थे। और मौका था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्री बाल गंगाधर तिलक सम्मान से अलंकृत करने का। तो वो उनको किया भी गया। इस दौरान उन्होंने कुछ मराठी में अपनी बात भी कही, फिर हिंदी में अपनी बातें कही, कैसे बाल गंगाधर तिलक मतलब उनके सारे योगदान को, और जिस प्रकार से उन्होंने एक तरह से देखे जो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में जिस धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत स्वर्गीय श्री बाल गंगाधर तिलक जी के, मैं कहूँगा कि वे अग्रणी थे इसमें। उन्होंने उसको बतौर एक मंच बनाया था, और वहीं से वह जो हिंदुत्व की और कह लीजिए कि गणपति फिर तो हमारे अग्रदेव हैं। तो उन्होंने, अग्रदेव ने ही आज़ादी की, शायद कह लीजिए, अगर मैं थोड़ा मैथोलॉजिकल हो रहा हूँ या कह लीजिए रिलीजियस हो रहा हूँ, तो फिर जब बागडोर ले ली गणपति ने, तो फिर देश को स्वाधीन तो होना ही था। चलिए साहब, ये कुछ थोड़ा हल्की फुल्की बातें हुई। अब हम आते हैं एक सीरियस मुद्दे पर। हरियाणा में एक जगह है मेवात, है ना? हरियाणा हरियाणा ये अपने भारत में ही है, और हरियाणा में मेवात है, नूह करके जगह है। शायद है कि गुड़गांव से भी उसकी करीबी है। आज जिस प्रकार से जल रहा है ना, दंगा, आगजनी, पथराव, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वह भारत का ही एक हिस्सा है या वहां पर भारतवासी ही निवास करते हैं। जिस प्रकार से हिंदू महिलाओं को, बच्चों को एक मंदिर में कैद कर दिया गया था, एंड दे वर जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट हाउ दे कैन
ए ग्रुप ऑफ रेडिकलाइज्ड पीपल, कि कैसे उनको दे कैन किल देम, दे कैन रेप देम, दे कैन एक तरह से ऐसा कह लीजिए कि वह जो कश्मीर में हुआ था एग्जैक्टली उसी का रिकैप करना चाहते थे। ईश्वर की कृपा मानिए और हमारे सैन्य बलों को धन्यवाद दीजिए कि वे वहां से सुरक्षित निकल सके, एक सेफ पैसेज मिल सका उनको, क्योंकि वर्दीधारी थे वहां पर, हमारे सुरक्षा प्रहरी थे वहां पर। नहीं तो कोई नहीं जानता कि हो सकता है कि फिर किसी माँ को उसके ही बेटे के रक्त रंजित लहू से कोई चावल खिलाया जाता, या कुछ ऐसी दर्दनाक घटना हो सकती थी। और जिस प्रकार से मेवात ही की बात क्यों किया करें, जहां पर भी देख लीजिए आप, चाहे पेरिस देख लीजिए, इटली देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, हाँ आज आग हमारे भारत में भी पहुंच गई। मेवात उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण। क्या हो रहा मेवात में? आपको लगता है कि वहां पे कोई भारतीय रहता है जिसके लिए संविधान सर्वोपरि है, जो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास रखता है? जब देखिए, जब कभी कुछ उनके अपना हित सधना होता है ऐसे लोगों को, तब वे संविधान को सर्वोपरि बताएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को सर्वोपरि बताएंगे। बट जब वे अपनी पर आ जाते हैं, फिर काहे का वो लॉ एंड ऑर्डर, फिर काहे का संविधान, वह सब चला जाता है चूल्हे भाड़ में। बहुत दुख हुआ है जो जिस प्रकार से दबे, अभी भी मैं देख रहा था चलती हुई गाड़ियां, 2 होमगार्ड्स हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। एक लड़का 25-26 साल का, अशोक नाम है शायद उसका, पहले गोली मारी गई, फिर पत्थर से उसका गला काटा गया। विभत्सता की सारी हदों को क्रॉस कर दिया गया। कौन सा पर्व मना रहे थे, कैसा त्योहार मना रहे थे? नो वन नोस। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारी फिर वही बात आ जाती कि ज्यादा दूर नहीं था वहां से अमित शाह जी की कानों तक यह बात ना गई हो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक बात ना गई हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री ML खट्टर जी के कानों में बात ना गई हो, या जो वहाँ के गृह मंत्री हैं हरियाणा के विज साहब, उनके कानों में यह बात ना गई हो, या उनके जानकारी में ना हो, ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद भी ऐसे हालात का निर्माण हो जाना, और वो भी ऐसी विभत्सता हो जाना, यह अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है लॉ एंड ऑर्डर पर, हमारी सैन्य शक्तियों पर, कि हम अपने घर के अंदर जो दुश्मन छुपे हुए हैं, हम उनको कैसे टैकल करेंगे। आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं जनरल रावत, HS रावत, आज स्वर्गीय HS रावत। वे बोलते थे जब अग्निवीर स्कीम आई थी कि भारत को 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी होगी। 2.5 फ्रंट तो साफ था कि एक पाकिस्तान, एक चाइना, और एक जो आधा वो बोलते थे फ्रंट, वो देश में छुपे हुए गद्दारों से उनका तात्पर्य था। और आज उनका अगर यह अग्निवीर योजना किसी भी प्रकार सफल हो जाए, तब संभव है कि भारत इन 2.5 फ्रंट पे सदैव विजयी रहेगा और अखंडित रहेगा। अन्यथा जो वो 2 फ्रंट है उनसे तो हम लड़ लेंगे, मगर जो घर के अंदर घुसे हुए दुश्मन हैं, हम उनसे कैसे निपटेंगे? क्योंकि वे छद्म में भारतीय हैं। भारतीय होते तो ऐसा कोई भी कुकृत्य नहीं करते कि जिससे देश की आन बान शान पर एक धब्बा लगता। आज वॉशिंगटन पोस्ट चुप है। आज वो कहाँ गया, वो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका का, क्या नाम था उसका, आया था, भारत आया था, बराक हुसैन ओबामा। हाँ याद आया, बराक हुसैन ओबामा। जब प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस समय पे जो बिडेन साहब से, जो इस समय
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जब बात करने उन दोनों के बीच में बात चल रही थी, शिखर वार्ता चल रही थी, क्या बोल रहा था ये बराक हुसैन ओबामा कि अगर वे राष्ट्रपति होता तो जो भारत में माइनॉरिटीज हैं उनका जिस प्रकार से दमन हो रहा है उसको लेकर वह चिंता जताता प्रधानमंत्री जी से। आज मैं उसी बराक हुसैन ओबामा को ही बुलाता हूँ, आ जाए, मेवात आ जाए, शांति करा दे, देख ले क्या रियलिटी है, सब समझ में आ जाएगा उसको। यहाँ से 7 समुंदर पार दूर बैठकर वो हमारे भारत को, भारत के मेजोरिटी और माइनॉरिटी पे लेक्चर देने से पहले उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा। अब पहले अपना घर देखे। साले ने खुद ने 26 मुस्लिम राष्ट्रों में बम गिराए, वहां के मुस्लिमों को मारा, और हमको ज्ञान दे रहा था कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखो। बुलशिट। खैर साहब, अभी तो फिलहाल आज बात करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जो हो रहा है मेवात में, नूह में, गुड़गांव तक आज गई है। आज जो एम्प्लॉयज थे ऑफिस में सबको जल्दी घर भेज दिया गया इस डर से कि आग यहाँ तक न पहुंचे। जो मेड्स नौकरानियां आती हैं, खासतौर पे जो मुस्लिम समाज से आती हैं, उनको तो शायद है कि हफ्ता 10 दिन के लिए मना कर दिया गया कि आप मत आना। तो ओवरऑल जो हमारे देश की अभी जो, जब तक यह सेकुलरिज्म, जिसको बोलना चाहिए सूडो सेकुलरिज्म की आड़ में नेता पनपते रहेंगे ना, तब तक यह दृश्य हमेशा सामने आता ही रहेगा। अब तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आने दें अविश्वास प्रस्ताव को, मोदी जी को बोलने दें, और जितना मेरा विश्वास है मोदी जी पर, अमित शाह जी पर, फिर अब मणिपुर से बात आगे, कहीं आगे निकल चुकी है। आज वो जो प्लाकार्ड लेकर दिखाना चाह रहे थे, डिस्प्ले कर रहे थे टीवी कैमरास के सामने, अब मणिपुर की ही बात नहीं होगी। अब मणिपुर के बाद जयपुर की भी, राजस्थान की भी होगी, वेस्ट बंगाल की भी होगी, झारखंड की भी होगी, और मेवात की भी होगी, और भी जो स्टेट्स जहां जहां ऐसी विभत्सताएं हुई हैं उन सब की बात होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी इज रूलिंग दैट स्टेट। और होनी भी चाहिए। वाई टू बी सब्जेक्टिव। आज आपको मणिपुर, मैं विपक्ष को बोलता हूं, विपक्ष को मणिपुर में आप अपना भविष्य नजर आ रहा है कि वे मणिपुर के भरोसे 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे और पावर में आ जाएंगे। तो भाजपा के पास उससे बेहतर अवसर हैं जिनको वो एनकैश करेगी। अब फिर चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो अन्य कोई भी स्टेट हो, इररिस्पेक्टिव, मैं बार बार बोलता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच इज रूलिंग द स्टेट, अब सभी स्टेट्स के मुद्दे उठेंगे। एंड यस, बीजेपी शुड एनकैश दैट each and every Hindu, every majority will contribute his or her vote to NDA, क्योंकि सिर्फ उन चंद गद्दारों के लिए यह विपक्ष खड़ा हुआ है। सूडो सेकुलरिज्म खा गया इस देश को। उन होमगार्ड्स के घर में देखता हूं कितने पॉलिटिकल टूरिज्म होते हैं। उन्होंने वीर गति पाई है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। एक नेता नहीं जाएगा। मैं जानता हूं विपक्ष का ये जो गठबंधन है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, INDIA, एक नेता अगर चला जाए उन दोनों होमगार्ड्स के परिवार से मिलने, तो शायद है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि उससे उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। शेम ऑन यू। मुझे बहुत दुख के साथ ऐसा एक एपिसोड करना पड़ा, क्षमा चाहता हूं अपने सभी व्यूअर्स से। आप सबको
अगर उचित लगा हो संवाद तो ही लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।